वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल रिलेशंस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं पहले विषय से, राइजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्मामेंट। ये टॉपिक हाल में खबरों में इसलिए आया क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे तो वो जो दशकों से बना नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट का ढांचा है, उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बदलते हुए ग्लोबल एनवायरनमेंट का संकेत है। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क आखिर बढ़ क्यों रहा है। इसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस फैक्टर है इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मतलब बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि बड़ी शक्तियों के बीच राइवलरी बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बढ़ रहे हैं। और इसका सीधा असर परमाणु सुरक्षा पर पड़ता है ना? एग्जैक्टली। इसका प्रमाण हमें सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की ईयरबुक में मिलता है, जो बताती है कि ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ हथियारों की संख्या की बात नहीं है, मुझे लगता है, बल्कि उनके इस्तेमाल को लेकर जो नियम हैं वो भी धुंधले होते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिनल एम्बिग्विटी। अच्छा, मतलब किसी को साफ साफ पता ही नहीं है कि किस लाइन को क्रॉस करने पर परमाणु हमला हो सकता है। जैसे क्या न्यूक्लियर कमांड सिस्टम पर हुए एक बड़े साइबर अटैक का जवाब परमाणु हमले से दिया जाना चाहिए? ये तो एक बहुत खतरनाक अनिश्चितता है। यही सैद्धांतिक अस्पष्टता मिसकैलकुलेशन का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब आप देखते हैं कि पुराने सेफ्टी नेट्स भी हटाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारा तीसरा फैक्टर, ब्रेकडाउन ऑफ आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। जो बड़ी बड़ी संधियां थीं, जैसे यूएस और रशिया के बीच आईएनएफ ट्रीटी, वो टूट चुकी हैं। ईरान न्यूक्लियर डील माने जेसीपीओए से यूएस का बाहर निकलना भी इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, ये ट्रीटी सिर्फ हथियार कंट्रोल नहीं करती थी, ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी भी बनाए रखती थी। तो एक तरफ नियम धुंधले हो रहे हैं, कम्युनिकेशन टूट रहा है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और तेज हो रही है। हाँ, जैसे कि फास्टर डिलीवरी सिस्टम्स का आना, खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये तो इतनी तेज है कि किसी भी हमले पर रिएक्ट करने का, मतलब फैसला लेने का समय मिनटों से घटकर सेकंड्स में आ जाता है। प्रिसाइजली। और जब इतना कम समय हो तो एक छोटी सी गलती भी तबाही ला सकती है। ये हमें हमारे अगले फैक्टर पे लाता है, फॉल्स अलार्म एंड ह्यूमन एरर। टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में गड़बड़ी हो सकती है। 1983 में ऐसा ही एक सोवियत फॉल्स अलार्म का मामला सामने आया था। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में, जब उनके सिस्टम ने गलती से यूएस मिसाइल लॉन्च डिटेक्ट कर लिया था। हाँ, और दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर थी। उसे एक सोवियत अफसर के सूझबूझ भरे मानवीय हस्तक्षेप ने रोका था। मतलब एक इंसान की समझदारी ने दुनिया को बचा लिया। और अब तो हम एक नए बैटलफील्ड की भी बात कर रहे हैं, स्पेस। सही कहा, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस एक और बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। यूएस स्पेस फोर्स का विस्तार हो रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट हो रहे हैं। स्पेस में कॉन्फ्लिक्ट जमीन पर तनाव को और बढ़ा सकता है। बिल्कुल, और इस खतरनाक मिक्स में अब सातवां और शायद सबसे अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट जुड़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेपनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब एआई ड्रिवन सिस्टम्स सैन्य फैसले लेने लगेंगे तो प्रतिक्रिया की गति तो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही ऑटोमेटेड एस्केलेशन का खतरा भी बढ़ जाएगा। मतलब एक मशीन की गलत व्याख्या से हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और ह्यूमन कंट्रोल कमजोर पड़ सकता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर तो वाकई एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि इस जोखिम को कम करने के लिए हमारे पास ग्लोबल लेवल पर क्या व्यवस्था है। लेट्स अनपैक द ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आर्किटेक्चर। हाँ, एक पूरा ढांचा मौजूद है, हालांकि उसकी प्रभावशालीता पर सवाल उठते रहते हैं। सबसे कॉर्नरस्टोन ट्रीटी है 1970 की एनपीटी, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मकसद तो प्रोलिफरेशन रोकना, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना है। सही। इसके बाद 1996 में सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई, जो हर तरह के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। लेकिन वो तो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और हाल के वर्षों में 2021 में टीपीएनडब्ल्यू यानी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स लागू हुई है। अच्छा, ये अपने सदस्य देशों के लिए परमाणु हथियारों को पूरी तरह से गैरकानूनी बनाती है। जी, इनके अलावा हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जैसा एक बहुपक्षीय मंच है, आईएईए है, और यूएन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स भी हैं। तो जब इतने सारे ट्रीटीज और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर डिसआर्मामेंट में असली चुनौतियां कहाँ आ रही हैं? यही तो इस कहानी का पैराडॉक्स है। चुनौतियां कई स्तरों पर हैं। सबसे पहली है इनइफेक्टिव मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, वो तो सालों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है। दूसरी बड़ी चुनौती है ट्रीटी लूपहोल्स। एनपीटी जैसी संधियों में डिसआर्मामेंट के लिए कोई बाइंडिंग टाइमलाइन नहीं है, कोई इन्फॉर्सिबल डेडलाइन नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक वादा बनकर रह जाता है। हाँ, और कुछ देश तो इन संधियों को मानते ही नहीं या उनसे बाहर निकल जाते हैं। और ये खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। बिल्कुल, जैसे नॉर्थ कोरिया का एनपीटी से बाहर निकलना, उसने पूरे फ्रेमवर्क को कमजोर किया। और फिर हैं स्टेट्स आउटसाइड द फ्रेमवर्क। अच्छा, जैसे भारत, इजराइल, पाकिस्तान। हाँ,
ये डी फैक्टो परमाणु शक्ति वाले देश हैं जो एनपीटी का हिस्सा नहीं है, जिससे इसकी यूनिवर्सलिटी पर सवाल उठता है। और जो देश इन संधियों का हिस्सा हैं, क्या वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह निभा रहे हैं? मुझे लगता है कि कथनी और करनी में भी एक बड़ा अंतर है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। पांचवी चुनौती यही कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप है। मतलब कई देश सार्वजनिक मंचों पर तो डिसआर्मामेंट की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आर्सनल्स का मॉडर्नाइजेशन भी करते रहते हैं। अच्छा, जैसे रशिया एनपीटी का समर्थन करते हुए अपने डिलीवरी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है। इसके अलावा रिलायंस ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस और डिलीवरी सिस्टम्स पर कंट्रोल्स का ना होना भी बड़ी चुनौतियां हैं। इन ग्लोबल चैलेंजेस के बीच परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत का क्या स्टैंड रहा है? देखिए, भारत का दृष्टिकोण हमेशा से बहुत प्रिंसिपल्ड और कंसिस्टेंट रहा है। वो क्या है? भारत का कोर प्रिंसिपल है यूनिवर्सल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और वेरीफाइबल परमाणु निशस्त्रीकरण। मतलब ऐसा निशस्त्रीकरण जो भेदभाव ना करे और सभी देशों पर समान रूप से लागू हो, और जिसकी जांच भी की जा सके। भारत का योगदान भी इसमें काफी पुराना है। 1954 में भारत ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन की मांग करने वाला पहला देश था। और 1988 में यूएनजीए में एक्शन प्लान भी तो भारत ने ही पेश किया था। हाँ, परमाणु हथियारों को फेज आउट करने के लिए। तो फिर एक सवाल उठता है कि भारत एनपीटी और सीटीबीटी जैसी बड़ी ट्रीटीज का हिस्सा क्यों नहीं है? इसका कारण भारत के कोर प्रिंसिपल में ही छिपा है। भारत एनपीटी का विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्योंकि वो सिर्फ 5 देशों को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देती है। सही। और सीटीबीटी पर भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वो इसे डिसआर्मामेंट से नहीं जोड़ती और भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करती। और टीपीएनडब्ल्यू का समर्थन भी नहीं किया क्योंकि उसमें कोई नया या वेरीफाइबल डिसआर्मामेंट मैकेनिज्म नहीं है। भारत का मानना है कि इसका समाधान कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जैसे बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत से ही निकल सकता है। और भारत की अपनी परमाणु नीति, मतलब इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसके इस ग्लोबल स्टैंड को कैसे रिफ्लेक्ट करती है? भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत ही सुविचारित और जिम्मेदार है। इसका पहला स्तंभ है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी हम उतनी ही हथियार रखेंगे जितने आत्मरक्षा और प्रतिरोध के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज या एनएफयू। हम कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम पर परमाणु हमला होता है तो हमारा जवाब मैसिव रिटेलिएशन होगा, यानी जबरदस्त जवाब। इसमें सिविलियन कंट्रोल और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को लेकर भी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, भारत की नीति में सिविलियन कंट्रोल एक की फीचर है, यानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला सिर्फ चुनी हुई राजनीतिक लीडरशिप ही ले सकती है, सेना नहीं। अच्छा। हम नेगेटिव सिक्योरिटी अश्योरेंस भी देते हैं, मतलब हम गैर परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इन सबके साथ भारत का अंतिम लक्ष्य एक परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का ही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? सार ये है कि हम एक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल राइवलरीज और टूटती संधियों की वजह से पुराने राजनीतिक भरोसे खत्म हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एआई और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हाँ, जो गलती की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देती हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए मल्टीलैटरलिज्म को फिर से जिंदा करना होगा, ट्रांसपेरेंट डॉक्ट्रिन्स बनानी होंगी और ट्रस्ट बिल्डिंग पर काम करना होगा। इस मुश्किल माहौल में भारत का यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट पर जोर और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर उसका व्यवहार एक परमाणु हथियार मुक्त दुनिया की ओर एक संतुलित और व्यावहारिक रास्ता दिखाता है। परमाणु जोखिम की इस चर्चा से एक बात साफ है कि दुनिया में बड़ी शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी तनाव का एक और रूप है G2 की अवधारणा, जो हमारे अगले विषय का केंद्र है। G2, ग्रुप ऑफ 2। ये शब्द हाल ही में फिर से चर्चा में आया जब दक्षिण कोरिया के बुसान में एपेक समिट के दौरान यूएस प्रेसिडेंट ने चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक को G2 एंगेजमेंट का नाम दिया। हाँ, और इस एक शब्द ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ी बहस छेड़ दी। देखिए, इस बैठक का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ये तब हुई जब यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चरम पर था। एग्जैक्टली। बैठक का नतीजा एक अस्थायी व्यापारिक समझौते के रूप में निकला। यूएस ने चीनी सामानों पर टैरिफ्स कम किए और बदले में चीन ने यूएस को रेयर अर्थ के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। लेकिन इस लेन देन से ज्यादा G2 शब्द के इस्तेमाल ने ध्यान खींचा। हाँ, क्योंकि ये एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत देता है जिसमें यूएस और चाइना मिलकर दुनिया के नियम तय करेंगे। तो ये G2 की अवधारणा असल में है क्या? ये कहाँ से आई? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसे पहली बार 2005 में अर्थशास्त्री सी फ्रेडबर्गस्टीन ने प्रपोज किया था। अच्छा। इसका मूल विचार यह है कि यूएस और चाइना मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस को मैनेज करें, ठीक वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर दुनिया की दो बड़ी ताकतें थीं। मतलब ये इस अजम्पशन पर आधारित है कि चीन अब एक नियर पियर सुपर पावर है। हाँ, और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर दोनों की साझा जिम्मेदारी है। लेकिन इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि दुनिया को इन्फ्लुएंस के क्षेत्रों में बांट दिया जाए, जिससे बाकी शक्तियां साइडलाइन हो जाएं। Here's where it gets really interesting. अगर ये G2 ड्यूओपोली हकीकत बन जाती है तो इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसके प्रभाव बहुत गहरे और दूरगामी होंगे। पहला, ग्लोबल ड्यूओपोली एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। यह मल्टीपोलैरिटी से बायपोलर डोमिनेंस की तरफ एक शिफ्ट होगा।
इससे तो भारत और जापान जैसी मिडिल पावर्स और ईयू और रशिया जैसे ट्रेडिशनल एक्टर्स के हाशिए पर जाने का खतरा है। बिल्कुल। दूसरा, इकोनॉमिक लेवरेज फॉर चाइना। इस बैठक में हमने देखा कि कैसे चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि भविष्य में चीन सप्लाई चेन्स को हथियार बना सकता है। एक तरह से, हाँ। और इसका यूएस के सहयोगियों और खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? यही इसका तीसरा और चौथा इम्प्लीकेशन है, इरोजन ऑफ सिक्योरिटी गारंटीज। यूएस के सहयोगी, खासकर ईस्ट एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अमेरिकी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स भरोसेमंद हैं, या यूएस अपने हितों के लिए चीन से कोई डील कर लेगा। हाँ। और चौथा, स्ट्रेन ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। G2 की बात ऐसे समय में आई है जब भारत पहले से ही भारतीय निर्यातों पर लगे यूएस टैरिफ्स और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर अनिश्चितता से जूझ रहा है। तो इससे ये चिंता बढ़ती है कि शायद यूएस क्वाड को कम इंपॉर्टेंस दे और चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत को कम प्राथमिकता दे। लेकिन क्या G2 का बनना वाकई इतना आसान है? क्या ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो इसे रोकते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और हाँ, कई की डिटर्मिनेंट्स हैं जो G2 के गठन को लगभग असंभव बनाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो शायद विचारधारा का है। आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। यूएस एक लिबरल डेमोक्रेसी है जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखता है, जबकि चीन एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है। ये दोनों वर्ल्ड व्यूज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और दोनों में आपसी अविश्वास भी तो बहुत गहरा है। हाँ, डीप म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड स्ट्रैटेजिक राइवलरी। दोनों देशों के रिश्ते सहयोग से ज्यादा प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं। ताइवान, साउथ चाइना सी, टेक्नोलॉजी वॉर, इतने सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं कि एक स्टेबल पार्टनरशिप की कल्पना करना मुश्किल है। और क्या चीन खुद G2 का हिस्सा बनना चाहता है? ये तीसरा और बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है, चाइनाज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट G2। चीन ने हमेशा G2 फ्रेमिंग का विरोध किया है। वो खुद को यूएस के जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं दिखाना चाहता। सही। चीन यूएन, ब्रिक्स और SCO जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है, जहां वो अपनी लीडरशिप को बराबरी के स्तर पर दिखा सके। इस पूरे सिनेरियो में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? भारत को बहुत सावधानी से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे पहला कदम है प्रिजर्व स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब किसी एक शक्ति पर निर्भर होने के बजाय मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलते रहना। हाँ, क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20 जैसे अलग अलग मंचों पर सक्रिय रहना। दूसरा, डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। मतलब EU, UK और इंडो पैसिफिक के दूसरे भागीदारों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को फास्ट ट्रैक करना, ताकि हम बड़ी शक्तियों की राइवलरी से खुद को इंसुलेट कर सकें। और तीसरा, डीपन रीजनल एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। आसियान और दूसरी मिडिल पावर्स के साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक के लिए आवाज उठानी होगी। तो इस G2 की चर्चा से फाइनल टेक अवे क्या है? निष्कर्ष ये है कि G2 की बात का फिर से उठना यूएस चाइना संबंधों के महत्व को तो दिखाता है, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरे वैचारिक मतभेद, रणनीतिक प्रतिद्वंदिता और आपसी अविश्वास एक स्थिर डुओपोली की संभावना को बहुत कम कर देते हैं। हाँ, भारत के लिए ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। चुनौती ये है कि इस ग्रेट पावर कंपटीशन में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे बचाए रखा जाए। और अवसर यह है कि अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करके एक मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में एक्टिव रोल निभाया जाए, जहां कोई भी दो देश मिलकर दुनिया के फैसले ना ले सकें। तो G20 भले ही हकीकत ना बने, लेकिन ये दिखाता है कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है और इसी मल्टीपोलर दुनिया में आम सहमति बनाने का एक बड़ा मंच है G20। चलिए अब हम अपने अंतिम विषय पर आते हैं। G20 समिट 2025 जो जोहान्सबर्ग में हुआ। ये शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक था क्योंकि ये अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाला पहला G20 समिट था। इसकी थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये सिर्फ लोकेशन के हिसाब से ऐतिहासिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता अफ्रीकी दर्शन उबंतु से प्रेरित थी, जिसका मतलब है आई एम बिकॉज वी आर, यानी हम सबकी प्रगति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा, इस समिट के जो की टेकअवेज थे, जिन्हें जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कहा गया, वो इसी भावना को दर्शाते हैं। पहला बड़ा आउटकम डेट सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा है। इसमें क्या हुआ? एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो ये जांच करेगा कि विकासशील देशों को कर्ज इतना महंगा क्यों पड़ता है। इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बायसेस जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और विकास और जलवायु के मोर्चे पर क्या बड़े फैसले हुए? ग्लोबल रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट के तहत यूएन की अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव को समर्थन दिया गया। इसका लक्ष्य 2027 तक सभी देशों में डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स स्थापित करना है। हाँ, साथ ही अफ्रीका में AI टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च की गई। और एनर्जी एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन के मोर्चे पर वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर मिशन 300 लॉन्च किया। इसका लक्ष्य 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है। और ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। सही। आजकल क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी काफी चर्चा होती है। क्या G20 में इस पर भी कोई बात हुई? हाँ, एक G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पेश किया गया। ये एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी ढांचा है। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस सस्टेनेबल मिनरल सप्लाई चेन्स सुनिश्चित करना और खनिज संपन्न देशों के सॉवरेन राइट्स की रक्षा करना है। इसके अलावा यूथ और जेंडर को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण टारगेट सेट किए गए हैं। अच्छा,
जैसे नेल्सन मंडेला बे टारगेट। हाँ, जिसके तहत 2030 तक युवा नीट दर यानी नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग को 5% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। G20 के बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं ताकि हमारे लिसनर्स इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। जरूर। G20 की शुरुआत 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इसमें 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। और इसका कद तो बहुत बड़ा है। ये दुनिया की जीडीपी का लगभग 80%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% रिप्रेजेंट करता है। और इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। नहीं, और ये 2 समानांतर ट्रैक्स पर काम करता है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इस समिट में भारत ने भी अपनी 2023 की अध्यक्षता की लेगेसी को आगे बढ़ाया होगा। भारत के की प्रपोजल्स क्या थे? भारत ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। इनमें G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, हाँ, और क्रिटिकल मिनरल सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव और ड्रग टेरर नेक्सस से निपटने के लिए भी एक G20 इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया। तो कुल मिलाकर G20 का सिग्निफिकेंस क्या है, खासकर आज के दौर में? देखिए, G20 की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है। पहला, इसकी लेजिटिमेसी एंड इंक्लूसिविटी इसे खास बनाती है। ये एकमात्र ऐसा मंच है जहां G7 की विकसित अर्थव्यवस्थाएं और ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक टेबल पर बैठती हैं। और अब अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व और भी मजबूत हुआ है। बिल्कुल। दूसरा, इसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने में अपनी काबिलियत साबित की है। और सबसे महत्वपूर्ण, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और अब दक्षिण अफ्रीका। हाँ, ये लगातार 4 साल की ग्लोबल साउथ अध्यक्षता G20 के एजेंडे को बदल रही है। लेकिन G20 के सामने भी तो कुछ चुनौतियां होंगी, सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। G20 आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली है कंसेंसस फटीग। मतलब यूएस, चाइना और रशिया वेस्ट जैसी राइवलरीज के कारण आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, दूसरी चुनौती है अंडरमाइंड लेजिटिमेसी। जब 2025 के समिट से कुछ बड़े नेता जैसे यूएस प्रेसिडेंट अनुपस्थित रहते हैं तो G20 की ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी वाली छवि कमजोर पड़ती है। और इसके फैसलों की लीगल स्टैंडिंग क्या है? क्या ये बाइंडिंग होते हैं? यही तीसरी बड़ी चुनौती है, नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ कमिटमेंट्स। G20 की घोषणाएं लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, जिससे क्लाइमेट फाइनेंस और डेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसे वादे अक्सर पूरे नहीं हो पाते। सही। और इसके अलावा इनएफिशिएंसीज इन डेट रेजोल्यूशन और प्रोटेक्शनिज्म का बढ़ना जैसी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी G20 के फोकस को कमजोर कर सकती हैं। सो व्हाट्स द फाइनल टेक अवे ऑन दिस G20 समिट? जोहानिसबर्ग G20 समिट 2025 ने ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की ओर एक निर्णायक बदलाव को चिन्हित किया, जिससे अफ्रीका ग्लोबल गवर्नेंस की बहसों के केंद्र में आ गया। भारत के लिए असली परीक्षा अब एजेंडा सेटिंग से आगे बढ़कर इम्प्लीमेंटेशन की है, खासकर डेट रिलीफ, क्रिटिकल मिनरल्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और अगर इस मोमेंटम को बनाए रखा जा सका तो ये एक ज्यादा न्यायसंगत, मल्टीपोलर और विकासोन्मुख विश्व व्यवस्था को आकार देने में मदद कर सकता है, जिसमें भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक प्रमुख स्टैंडर्ड सेटर होगा। और जैसा कि हम एक मल्टीपोलर दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, सोचने वाली बात यह है कि क्या G20 जैसे मंच वास्तव में वैश्विक सहमति बना सकते हैं, या वे केवल बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का एक और अखाड़ा बनकर रह जाएंगे? इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, ये हाल ही में खबरों में क्यों था? देखिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नए 10-ईयर फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन किया है। अच्छा। और ये कोई बिल्कुल नया एग्रीमेंट नहीं है। असल में ये 2005 और 2015 में जो पुराने डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुए थे, उन्हीं को रिन्यू और अपडेट करता है। तो एक तरह से कंटिन्यूटी है। जी, और साथ ही यूएस ने हाल ही में इंडिया को जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स, एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशंस और इससे जुड़ी इक्विपमेंट की बिक्री को भी मंजूरी दी है। तो इस पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे हुई? मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी जड़ें आप कह सकते हैं 1962 के साइनो इंडियन वॉर तक जाती हैं। उस वक्त यूएस ने भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हथियार और ट्रेनिंग दी थी। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान तो ये सहयोग काफी सीमित था, है ना? बिल्कुल। कोल्ड वॉर में तो हम अलग अलग कैंप्स में थे। असली बदलाव आया 21st सेंचुरी में, खासकर इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स जो 1998 में हुए और फिर 2005 की इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद। वो एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप के मुख्य स्तंभ या की पिलर्स क्या हैं? इसे हम 4 मुख्य पिलर्स में देख सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल एंड डायलॉग मैकेनिज्म्स। ये क्या है? मतलब वो संस्थाएं और बातचीत के मंच जो इसे चलाते हैं। इसमें सबसे ऊपर एपेक्स लेवल पर 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग है, जिसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स और यूएस के सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड डिफेंस हिस्सा लेते हैं। Exactly. और इसके अलावा डिफेंस पॉलिसी ग्रुप यानी डीपीजी, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप एमसीजी और डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स जैसे कई दूसरे मैकेनिज्म्स भी हैं। और दूसरा पिलर है फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स हैं। GSOMIA, लिमोआ, कॉमकासा और बेका। राइट। जी। पहला GSOMIA 2002 में हुआ था। ये क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन को साझा करने में सक्षम बनाता है। और लिमोआ? वो तो काफी बाद में हुआ। हाँ, लिमोआ 2016 में साइन हुआ। ये लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट के लिए एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज तक म्यूचुअल एक्सेस देता है। और कॉमकासा 2018 में ये सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस और रियल टाइम डेटा शेयरिंग सुनिश्चित करता है।
और फिर आखिर में 2020 में बेका साइन हुआ। बेका से क्या फायदा है? ये नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए एडवांस्ड जियोस्पेशल और सैटेलाइट डेटा को साझा करने की अनुमति देता है। मतलब टारगेटिंग और ज्यादा सटीक हो जाती है। तीसरा पिलर डिफेंस ट्रेड से जुड़ा है ना? बिल्कुल। तीसरा पिलर है डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। 2016 में यूएस ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस दिया था। अच्छा। और फिर 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन मतलब STA1 स्टेटस मिला, जिससे सेंसिटिव मिलिट्री और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज तक फास्टर और लाइसेंस फ्री एक्सेस संभव हुआ। और इसी वजह से हमारे पास कई मेजर यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स हैं। सही, जैसे P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर, अपाची और MS-60R हेलीकॉप्टर्स और M777 हाउविट्जर्स। डिफेंस ट्रेड की कुल कीमत आज $20 बिलियन से भी ज्यादा है। तो यूएस अब हमारे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। जी बिल्कुल। और चौथा पिलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में है। सही कहा। चौथा पिलर है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इसमें बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे युद्ध अभ्यास आर्मी के लिए, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस के लिए और कोप इंडिया एयरफोर्स के लिए। टाइगर ट्रायम्फ भी है जो ट्राई सर्विस है। जी। और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज में मालाबार है, क्वाड नेवीज के साथ, रिमपैक और रेड फ्लैग। ये एक्सरसाइजेज इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट प्लानिंग और ऑपरेशनल फेमिलियरिटी को बहुत बढ़ाती हैं। तो अब बात करते हैं इस पार्टनरशिप के महत्व की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस टाइज? इसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। पहला तो है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग इन द इंडो पैसिफिक। मतलब चाइना को काउंटर करना? हाँ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की भारत की क्षमता इससे बढ़ती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेज डिटरेंस को मजबूत करते हैं। दूसरा महत्व है टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का। इससे भारत को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन का एक्सेस मिलता है। जैसे भारत में GA4414 जेट इंजन का निर्माण। एग्जैक्टली। ये मेक इन इंडिया और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस को भी सपोर्ट करता है। और लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल रीच में भी फायदा है। जी। एल्मोआ भारत के ऑपरेशनल फुटप्रिंट को बढ़ाता है और दूर के क्षेत्रों में सस्टेन डिप्लॉयमेंट्स को संभव बनाता है। चौथा फायदा है इकोनॉमिक एंड कैपेबिलिटी गेन्स। ये डिफेंस कॉर्पोरेशन, जॉब्स, सप्लाई चेन्स और हाई टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देता है। और एक और बात, यूएस आज भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। और पांचवा पॉइंट शायद रशिया पर निर्भरता कम करने से जुड़ा है। बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड रशिया। ये रशियन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर भारत की ऐतिहासिक निर्भरता को कम करता है, जिससे प्रोक्योरमेंट में रेजिलियंस और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जाहिर है फायदे बहुत हैं, लेकिन क्या इस रिश्ते में कुछ चुनौतियां या की इरिटेंट्स भी हैं? हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं, जरूर हैं। पहली है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कंसर्न्स। मतलब हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहते हैं। जी। भारत यूएस और रशिया दोनों के साथ संबंध बनाए रखता है। रशियन हथियारों और तेल की खरीद पर यूएस का दबाव तनाव पैदा करता है, जैसे रशिया के साथ S-400 डील के दौरान कैट्सा को लेकर चिंताएं थी। लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक मुद्दा रहता है। हाँ, दूसरी चुनौती वही है। यूएस के एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। जेट इंजन कंपोनेंट्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अभी भी रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। और रीजनल प्रायोरिटीज को लेकर भी मतभेद है। सही कहा, डाइवर्जेंट रीजनल प्रायोरिटीज। पाकिस्तान के साथ यूएस का मिलिट्री एंगेजमेंट भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बाद हाई लेवल यूएस पाकिस्तान मिलिट्री एंगेजमेंट्स हुए। इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर भी कुछ चैलेंजेस होंगे। बिल्कुल। चौथी चुनौती इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस ही हैं। भारत के पास बड़ी संख्या में रशियन लेगेसी सिस्टम्स हैं, जो यूएस प्लेटफॉर्म्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन को मुश्किल बनाते हैं। जैसे S-400 और Su-30 MKI के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर पांचवी चुनौती है अनसर्टेनिटी इन यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। कांग्रेशनल ओवरसाइट डिफेंस डील्स में देरी कर सकती हैं या उन्हें रोक सकती हैं। MQ-9B ड्रोन डील के अप्रूवल्स में देरी हुई थी, है ना? जी, वही एक उदाहरण है। और छठी चुनौती है शिफ्टिंग ग्रेट पावर इक्वेशंस। कल को यूएस रशिया डिटॉन्ट हो जाए या रशिया चाइना कन्वर्जेंस बढ़ जाए तो ये भारत के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को प्रभावित कर सकता है। तो इस पार्टनरशिप का निष्कर्ष क्या है? देखिए, ये रिन्यूड 10 ईयर इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एक ट्रांजैक्शनल बायर सेलर रिलेशनशिप से हटकर एक गहरी स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की और एक बड़ा कदम है। अगर इसे जेन्युइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को डेवलपमेंट और भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाए तो ये पार्टनरशिप भारत की डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बढ़ा सकती है, इंडो पैसिफिक में डिटोरेंस को मजबूत कर सकती है और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर में योगदान दे सकती है। चलिए अब अपने अगले विषय पर चलते हैं। इंडिया भूटान रिलेशंस, ये हाल ही में चर्चा में क्यों था? भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भूटान के किंग के निमंत्रण पर भूटान का 2 दिवसीय स्टेट विजिट किया था। अच्छा। और ये विजिट थिम्पू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के साथ हुआ, जिसमें भारत से लाए गए लॉर्ड बुद्धा के पिपरावाह रिलिक्स का प्रदर्शन भी शामिल था। इस विजिट की मेजर आउटकम्स क्या रहे? कई महत्वपूर्ण आउटकम्स रहे। एक तो पुनासंगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। दूसरा, भूटान ने भूटान के ग्यालसुंग नेशनल सर्विस प्रोग्राम, जो कि भूटानी युवाओं के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा है, उसके लिए समर्थन की घोषणा की। इसमें 200 करोड़ रुपए का ग्रांट और 1500 करोड़ रुपए का कंसेशनल लोन शामिल है।
कनेक्टिविटी पर भी कुछ बात हुई। जी, रेलवे कनेक्टिविटी पर एक MOU साइन हुआ जिसमें कोकराझार जलोपुर रेल लिंक और बनारट समसे रेल लिंक शामिल हैं। और एक और बहुत ही खास बात हुई है ना? हाँ, भारत वाराणसी में एक भूटानी मंदिर या मठ के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करेगा, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल टाइज और मजबूत होंगे। इंडिया भूटान संबंधों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है? 1949 की ट्रीटी एक बड़ा माइलस्टोन थी। जी, इन संबंधों की नींव 1949 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन से रखी गई थी, जिसने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। इसके आर्टिकल 2 में एक सिक्योरिटी क्लॉज था। जिसके तहत भूटान को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स में भारत से मार्गदर्शन लेना था। सही। लेकिन 2007 में इस ट्रीटी को रिवाइज किया गया, उस क्लॉज को हटा दिया गया और सॉवरेन इक्वालिटी पर आधारित संबंध स्थापित हुए। तो अब रिवाइज्ड आर्टिकल 2 में क्या है? रिवाइज्ड आर्टिकल 2 में दोनों देश ये सुनिश्चित करते हैं कि वो अपनी टेरिटरी का उपयोग एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। अब इन संबंधों के महत्व पर बात करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस? ये संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला है स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस, खासकर भारत के लिए। स्ट्रेटेजिक बफर। बिल्कुल, भूटान भारत और चीन के बीच एक क्रिटिकल बफर का काम करता है। डोकलम प्लेटो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस कोऑपरेशन भी काफी मजबूत है। जी, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMTRAT भूटानी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करती है और दोनों देशों के बीच क्लोज इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है। और एनर्जी और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस? हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इसमें सबसे बड़ा पिलर है। भारत भूटान का सबसे विश्वसनीय हाइड्रो पावर पार्टनर है। हमने मिलकर 5 प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। चोखा कुरिचू, ताला, मांगदेकचू और अब पुनसांगचू 2। सही। भारत को बिजली का निर्यात भूटान के रेवेन्यू का लगभग 40% और GDP का लगभग 25% है। ट्रेड और डिजिटल इंटीग्रेशन में भी काफी काम हुआ है। हाँ, भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान भारत की UPI QR स्टैंडर्ड्स को अपनाने वाला पहला देश है और रुपे कार्ड्स वहां पूरी तरह से इंटरऑपरेबल हैं। भूटान के डेवलपमेंट पार्टनरशिप में भारत का क्या रोल रहा है? भूटान के फर्स्ट 5-ईयर प्लान मतलब 1961 से ही भारत उसका प्रिंसिपल डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। भूटान के 12th 5-ईयर प्लान के दौरान भारत ने भूटान के टोटल एक्सटर्नल ग्रांट कंपोनेंट का 73% योगदान दिया। करेंसी स्वैप फैसिलिटी भी दी है हमने। जी, 1500 करोड़ रुपए का INR करेंसी स्वैप फैसिलिटी और RBI के माध्यम से स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रदान की हैं। कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में कुछ बताएं। 2016 की ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट अग्रीमेंट एक फ्री ट्रेड रेजीम स्थापित करती है और भूटान को तीसरे देशों के लिए भारत के माध्यम से ड्यूटी फ्री ट्रांजिट की सुविधा देती है। रेलवे और रोड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भूटान की लैंडलॉक बाधाओं को कम करती हैं। और ह्यूमन कैपिटल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत 1500 से अधिक स्कॉलरशिप्स देता है। स्पेस कोऑपरेशन में 2022 में इंडिया भूटान सैट का संयुक्त विकास किया गया और हमारी साझा बुद्धिस्ट हेरिटेज तो है ही। इतने गहरे संबंधों के बावजूद क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। पहला तो है जियोपॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम चाइना। चीन भूटान पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने और बॉर्डर डीमार्केशन को फाइनलाइज करने के लिए दबाव डाल रहा है। तिब्बत में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भारत के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को कम करता है। और डोकलाम इशू? वो दूसरी बड़ी चुनौती है। चीन का पैकेज डील प्रपोजल जिसमें वो डोकलाम के बदले बॉर्डर सेटलमेंट ऑफर करता है, भारत के लिए अस्वीकार्य है क्योंकि डोकलाम का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक परसेप्शन इश्यूज भी हैं, ऐसा सुना है। जी, ये तीसरी चुनौती है। भूटानी समाज के कुछ वर्गों में ये धारणा है कि भारत का आर्थिक प्रभुत्व बहुत अधिक है और भारतीय एड से जॉबलेस ग्रोथ हो रही है क्योंकि एड का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस चला जाता है। और हाइड्रो पावर फाइनेंसिंग कंसर्न्स? ये चौथी चुनौती है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। पहले ये 60% ग्रांट और 40% लोन था, जो अब 60-70% लोन कंपोनेंट हो गया है। हायर इंटरेस्ट लोन्स भूटान की डेट सस्टेनेबिलिटी पर चिंताएं बढ़ा रहे हैं। तो अंत में हम इन संबंधों का क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, इंडिया भूटान रिलेशंस एक मॉडल नेबरहुड पार्टनरशिप का उदाहरण है जो शेयर्ड स्पिरिचुअल हेरिटेज, म्यूचुअल ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पर आधारित है। रिवाइज 2007 ट्रीटी ने इस संबंध को सॉवरेन इक्वालिटी में बदल दिया है। हाल की हाई लेवल विजिट्स, डेवलपमेंट असिस्टेंस, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी कॉपरेशन के माध्यम से भारत की कमिटमेंट की पुष्टि करती हैं। चीन के दबाव को संवेदनशीलता से मैनेज करना, भूटान की आर्थिक चिंताओं को दूर करना और ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल हाइड्रो पावर कॉपरेशन सुनिश्चित करना इस यूनिक पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2.6 UNWAT इनिशिएटिव एक्शन प्लान। सुनने में तो ये किसी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन जैसा लगता है, पर ये है क्या और अचानक खबरों में क्यों है? ये नाम बेशक कॉर्पोरेट लगे, लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा है। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में ये UNAT इनिशिएटिव एक्शन प्लान पेश किया है। ये असल में यूएन के पूरे सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब ढांचागत सुधारों के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रोड मैप है। अच्छा, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2025 में यूएन को बने हुए 80 साल पूरे हो जाएंगे और इन 80 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन यूएन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, उसकी इफेक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स,
इन सब पर चिंताएं तो बढ़ ही रही हैं। बिल्कुल, और ये इनिशिएटिव इन्हीं का जवाब देने की एक कोशिश है। ये सिर्फ एक और रिपोर्ट नहीं है। यूएन पर अपनी प्रासंगिकता खोने का दबाव बढ़ रहा है और ये इनिशिएटिव उस समस्या को सीधे एड्रेस करने का एक गंभीर प्रयास है। अच्छा, मतलब ये एक सीरियस अटेम्प्ट है। तो इस UN80 इनिशिएटिव के बारे में हमारे सोर्सेज में और क्या बताया गया है? इसका लॉन्च कब होगा? सोर्सेज के मुताबिक इसका फॉर्मल लॉन्च मार्च 2025 में होगा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत एम्बिशियस सिस्टम वाइड रिफॉर्म प्रोग्राम है। जिसमें पीस, डेवलपमेंट ये सब कुछ शामिल है? हाँ, पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स से लेकर यूएन के अपने अंदरूनी कामकाज तक सब कुछ शामिल है। इसका सीधा सा मकसद यूएन को ज्यादा एजाइल, मतलब फुर्तीला, इंटीग्रेटेड, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाना है। आज की दुनिया में जहाँ संसाधन घट रहे हैं और ग्लोबल क्राइसिस बढ़ रहे हैं, वहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसका कोई टाइमलाइन भी है? हाँ, टाइमलाइन भी तय है, नवंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक। तो मतलब अगले कुछ साल यूएन के लिए बहुत उथल-पुथल वाले रहेंगे। अच्छा, सोर्सेज बताते हैं कि इस इनिशिएटिव के 3 कोर वर्क स्ट्रीम्स हैं, यानी 3 मुख्य दिशाएं हैं जिनमें काम होगा। वो क्या है? हाँ, और ये तीनों यूएन की एक तरह से सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ तक जाते हैं। पहला है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसका मतलब है यूएन के काम करने के जो अंदरूनी तौर तरीके हैं, उनमें सुधार लाना और एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है मैंडेट रिव्यू। यूएन को मेंबर स्टेट्स से हजारों मैंडेट्स यानी काम करने के निर्देश मिले हुए हैं। इस स्ट्रीम में उनकी समीक्षा की जाएगी, उन्हें रैशनलाइज किया जाएगा ताकि डुप्लीकेशन, मतलब एक ही काम बार बार ना हो। और तीसरा स्ट्रीम है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये तो सबसे मुश्किल लगता है। हाँ, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसमें यूएन सिस्टम के इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग यानी ढांचे में बदलाव, कुछ एजेंसीज के मर्जर्स और प्रोग्राम्स के रीअलाइनमेंट की जांच करना शामिल है। तो सीधे शब्दों में कहें तो वो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, वो क्या काम करता है, व्हाट इट डज, और उसका ढांचा कैसा है, हाउ इट इज बिल्ट। इन तीनों में सुधार की बात है। बिल्कुल, इन तीनों में सुधार के बिना यूएन भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकता। प्रयास भी हैं जिन्हें वर्क पैकेजेस कहा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ, ये यूएन का सबसे मुख्य काम है। यहाँ पर पीस ऑपरेशंस के नए मॉडल्स बनाने की बात हो रही है। कोशिश ये है कि यूएन एजेंसीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और मेजबान देशों के बीच जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से डेलीगेट किया जाए, मतलब बांटा जाए। और इसका एम क्या है? एम है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी बनी रहे लेकिन लागत कम हो जाए। ठीक है, दूसरा वर्क पैकेज है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स। इसमें क्या नया है? इसमें एक न्यू ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव है। इसका ऑब्जेक्टिव है आपदाओं और संघर्षों पर तेज और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देना। इसके लिए सिंप्लीफाइड इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स बनाने की बात है, ताकि मदद जल्दी और सही जगह पहुंचे। सही। तीसरा है डेवलपमेंट सिस्टम रिफॉर्म। ये यूएन के डेवलपमेंट वर्क से जुड़ा है। इसमें क्या रिफॉर्म्स हैं? इसमें यूएन कंट्री टीम्स, यूएन सिटीज और रीजनल स्ट्रक्चर्स को रिकन्फिगर करने की बात है। यहाँ पर जोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर है, मतलब कम खर्च में ज्यादा काम। साथ ही डेवलपमेंट डिलीवरी आउटकम ओरिएंटेड हो और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यानी दफ्तरी खर्चों को कम किया जाए। चौथा पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल मर्जर्स। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या यूएन अपनी ही एजेंसीज को मिलाने की बात कर रहा है? बिल्कुल, कोहेरेंस सुधारने और लागत कम करने के लिए उन यूएन बॉडीज के मर्जर्स का आकलन किया जाएगा जिनके मैंडेट्स ओवरलैप करते हैं। जैसे सोर्स में कोई उदाहरण दिया गया है? हाँ, एक ठोस उदाहरण भी है, यूएनडीपी और यूनॉप्स का पोटेंशियल इंटीग्रेशन। ये दिखाता है कि यूएन के अंदर जो फ्रैगमेंटेशन है उसे गंभीरता से एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। और पांचवा और आखिरी वर्क पैकेज है ऑपरेशनल इनेबलर्स। ये क्या है? ये वो टूल्स हैं जो इन सभी सुधारों को मुमकिन बनाएंगे, जैसे कॉमन डेटा स्टैंडर्ड्स, शेयर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन्स और सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग एंड एचआर सिस्टम्स को अपनाना। गोल है एक वन यूएन ऑपरेशनल कल्चर बनाना। हाँ, जहाँ सारी एजेंसीज एक होकर काम करें, अलग अलग नहीं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, यूएन में इन रिफॉर्म्स की जरूरत आखिर है क्यों? दशकों से सुधार की बातें चल रही हैं, लेकिन अब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? सोर्सेज इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है आउटडेटेड ग्लोबल गवर्नेंस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ढांचा आज भी पोस्ट WW2 जियोपॉलिटिक्स को दिखाता है। भारत जैसी उभरती हुई शक्तियों के लिए कोई परमानेंट सीट नहीं है। बावजूद इसके कि पीस कीपिंग में भारत का योगदान बहुत बड़ा है और उसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी लगातार बढ़ रहा है। सही बात है, ये ढांचा आज की हकीकत से मेल नहीं खाता। और इसी पुराने ढांचे से जुड़ी है यूएन की लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। वीटो पावर के कारण बार बार डेडलॉक की स्थिति बनती है ना? बिल्कुल, इसके उदाहरण हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। सिक्योरिटी काउंसिल बस देखता रह जाता है क्योंकि कोई ना कोई P5 मेंबर वीटो कर देता है। इससे उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। और ये यूपीएससी मेंस के लिहाज से एक बहुत ही अहम विषय है। वीटो पावर का मुद्दा यूएन की प्रभावशालिता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, खासकर जब P5 सदस्य खुद संघर्ष में शामिल हो। अब आते हैं गवर्नेंस चैलेंजेस पर। यहाँ बात उन चुनौतियों की है जिनसे निपटने के लिए यूएन का मौजूदा ढांचा शायद तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ इमर्जिंग ग्लोबल थ्रेट्स की बात हो रही है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स और क्लाइमेट लिंक्ड सिक्योरिटी रिस्क्स। ये ऐसे नए खतरे हैं जिनके लिए ग्लोबल रूल्स बनाने की जरूरत है और यूएन को इस भूमिका के लिए खुद को अडेप्ट करना होगा। और इसी से जुड़ी एक और समस्या है मैंडेट ओवरलोड।
हमारे सोर्सेज के मुताबिक यूएन के पास 40,000 से ज्यादा मैंडेट्स हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इनमें से कई ओवरलैपिंग या आउटडेटेड हैं। नतीजा, इनएफिशिएंसी और डाइल्यूटेड इम्पैक्ट। वो हर चीज पर काम करने की कोशिश में किसी भी चीज पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। और आखिर में आते हैं इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस पर, मतलब संगठन के अंदर की समस्याएं। इसमें सबसे पहली और सबसे गंभीर है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, यानी पैसों की तंगी। अनुमान है कि यूएन सिस्टम की फंडिंग 25% तक गिर सकती है। 2024 में जो $66 बिलियन थी, वो 2026 तक $50 बिलियन तक आ सकती है। और इसमें भी लगभग 80% फंडिंग तो वॉलंटरी है। हाँ, जो इसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल बना देती है और डोनर कंट्रीज के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के प्रति वल्नरेबल भी। इसके अलावा सोर्स में आउटडेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन का भी जिक्र है। हाँ, आज भी कई जगहों पर मैनुअल प्रोसेसेस और खराब डिजिटल इंटीग्रेशंस हैं। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक ही थीमेटिक स्पेस में कई एजेंसीज काम कर रही हैं। जैसे सोर्स में यूएन विमेन और यूएनएफपीए का उदाहरण है, जिनके कामों में ओवरलैप है। और एक आखिरी चुनौती है एम्बिशन रिसोर्स मिसमैच। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि मेंबर स्टेट्स नई जिम्मेदारियां तो सौंपते हैं, लेकिन उसके लिए कमेंसरेट फंडिंग नहीं देते। उम्मीदें ज्यादा, संसाधन कम। तो ये सारी चुनौतियां मिलकर यूएन को सुधार के लिए मजबूर कर रही हैं। चलिए, इस डिस्कशन को पूरा करने से पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। इसका जेनेसिस 1945 में हुआ था, जब सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर साइन किए गए थे। मेंबरशिप में 193 देश हैं और भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं सॉवरेन इक्वालिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ह्यूमन राइट्स। और इसके मेन ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो 1994 से इनएक्टिव है। तो कुल मिलाकर ये यूएन 80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान मल्टीलैटरलिज्म को फ्यूचर प्रूफ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाँ, अगर इसे प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये क्रेडिबिलिटी बहाल कर सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की यूएन की क्षमता को बढ़ा सकता है। तो यूएन तो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। और हमारी लिस्ट में अगला है 2.7.1 ईस्ट एशिया समिट। हाल ही में 20th ईस्ट एशिया समिट हुई, जिसमें कोलालंपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी को अडॉप्ट किया गया। EAS के बारे में हमारे लिसनर्स के लिए कुछ बताइए, ये है क्या? और EAS एक लीडर्स लेड स्ट्रेटेजिक फोरम है, जहां पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मुद्दों पर बात होती है। ये 2005 में स्थापित हुआ। इसके मेंबर्स में 10 आसियान देश और 8 दूसरे देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। और भारत के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये एक महत्वपूर्ण पिलर है। ये इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट के लिए एक की प्लेटफॉर्म है। और सबसे खास बात यह है कि ये अकेला ऐसा फोरम है जहां इंडो पैसिफिक के सभी प्रमुख प्लेयर्स एक साथ एक टेबल पर होते हैं, जो इसे स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। बिल्कुल। अगली खबर है 2.7.2 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक से। एपेक समिट 2025 जोंगजू, साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। एपेक क्या है? एपेक 1989 में स्थापित हुआ एक प्रमुख इकोनॉमिक फोरम है, जिसका सेक्रेटेरिएट सिंगापुर में है। दिलचस्प बात यह है कि इसके 21 सदस्य इकोनॉमीज कहलाते हैं, कंट्रीज नहीं, जिनमें यूएस, चाइना और जापान शामिल हैं। और भारत की स्थिति क्या है इसमें? क्या भारत सदस्य है? यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। एपेक की खासियत यह है कि ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स के बिना ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को प्रभावित करता है। तो भारत का सदस्य न होना रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में उसकी स्थिति पर चर्चा के लिए रेलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल। अब एक नेट ट्राइलैटरल ग्रुप की बात करते हैं। 2.73 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ACIT। ये क्या है? हाल ही में G20 समिट जो जोहानिसबर्ग में हुई थी, उसके साइडलाइंस पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर ये ACIT ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग को मजबूत करना है। और किन टेक्नोलॉजीज पर फोकस है? की फोकस एरियाज हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? ये चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम करता है, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है और टेक ड्रिवन डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका को बढ़ाता है। ACIT जैसे मिनी लैटरल अरेंजमेंट्स का उदय हो रहा है। हाँ, ये छोटे लचीले समूह हैं जो विशिष्ट साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे इस मामले में टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स। और टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो अगली खबर इसी से जुड़ी है। 2.7.4 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WICO। हाँ, साउथ कोरिया में एपेक मीटिंग में चीन ने WICO को एक ग्लोबल AI गवर्नेंस बॉडी के रूप में प्रस्तावित किया। इसका एम ग्लोबल AI गवर्नेंस नॉर्म्स को शेप करना है। तो मतलब चीन अब AI के रूल्स बनाने में लीड लेना चाहता है। हाँ, चाइना खुद को US और EU के ऑल्टरनेटिव रूल सेटर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। ये टेक्नोलॉजी में चल रही जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक स्पष्ट उदाहरण है। और भारत के लिए इसमें क्या चिंता की बात है? इससे कंपीटिंग AI गवर्नेंस मॉडल्स और फ्रैगमेंटेड ग्लोबल AI स्टैंडर्ड्स का खतरा है। AI के नियम कौन बनाएगा, ये 21वीं सदी की पावर डायनामिक्स को तय करने में एक बड़ा फैक्टर होगा। अब चलते हैं वेस्ट एशिया की तरफ। अगली खबर है 2.7.5
एब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया कि काजाख्स्तान एब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होगा। ये अकॉर्ड्स हैं क्या? ये अकॉर्ड्स 2020 में साइन हुए थे। इनिशियल सिग्नेटरीज थे इजराइल, यूएई, बहरीन और मोरक्को। इसका उद्देश्य इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक, ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है। और काजाख्स्तान के शामिल होने से इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये वेस्ट एशिया में एक यूएस लेड रीअलाइनमेंट है और काजाख्स्तान के शामिल होने से ये मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया तक एक्सपैंड हो रहा है। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो भारत के लिए बहुत संवेदनशील है। 2.7.6 वाटर कन्वेंशन। खबर है कि बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला साउथ एशियन देश बन गया है। हाँ, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। ये लीगली बाइंडिंग है और शेयर्ड वाटर्स के इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूज को अनिवार्य बनाता है। तो भारत के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं? इसका गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन के लिए इंप्लीकेशंस हैं और ये इंडिया की ट्रांसबाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी पर सवाल उठाता है। बांग्लादेश के इस कदम से भारत पर भी इस कन्वेंशन में शामिल होने का दबाव बढ़ सकता है। और आज की हमारी आखिरी खबर भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। 2.7 अनेगादा पैसेज। ये खबरों में इसलिए था क्योंकि यूएस फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर्स ने ऑपरेशन सदर्न स्पेयर के दौरान एनेगाडा पैसेज को पार किया। ये पैसेज है कहाँ और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये वेस्ट इंडीज में स्थित है और अटलांटिक ओशन को कैरिबियन सी से जोड़ता है। ये कैरिबियन में 2 डीप वाटर इनफ्लो पैसेजेस में से एक है और मैरिटाइम सर्वेलेंस एंड इंटरडिक्शन ऑपरेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में मैप्ड बेस्ड क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से ऐसे चोक पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।